Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Inspire with Suhani. So in this video I am going to share you my biology subject strategies so that you can score 360 out of 360. I would sure that you can score it. So let's begin this video. बायो के लिए बेसिकली क्या करना है, क्वेश्चंस तो लगाने ही हैं और इस टाइप की बुक्स को आप लगाओ जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, बहुत ही ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस एज ए फ्रेम्ड हो, उसमें असर्शन रीजन हो, वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो, तो सब तरीके के उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। तरीके की बुक्स को फॉलो करो, मॉड्यूल को भी आप फॉलो कर सकते हो, पर लास्ट में मेनली आपको फोकस करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्रीवियस ईयर आप एटलीस्ट 20 ईयर्स तक लगा लो तो इट इज़ मोर देन इनफ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स को सॉल्व करनी है। मैंने तो क्या किया था, मैंने तो मॉड्यूल ही सॉल्व किया था और इसमें मैं एक बुक को दिखा दूंगी जो मैंने लास्ट में यूज़ किया था। तो उससे आप उसको अगर बनाओगे तो आपको बहुत ही आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही हेल्प करेगी। तो क्वेश्चंस लगाने हैं, सबसे पहला पॉइंट कि आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। कमिंग टू दिस सेकेंड पॉइंट, आप लोग जानते हो कि नीट के एग्ज़ाम के लिए जो मोर वेटेज हो रहा है वो एनसीईआरटी हो रहा है। तो आपको एनसीईआरटी तो लाइन टू लाइन पढ़नी है। अगर आपके नोट्स में एक्स्ट्रा पॉइंट्स है तो आप एनसीईआरटी बुक में ही जाके नोट डाउन कर लीजिए। मैं तो यही करती थी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते थे ना उससे क्या करती थी, एनसीईआरटी बुक में एज लाइन टू लाइन उसे क्या कर लेती, लिख लेती थी, जिससे लास्ट में रिवीज करने में, जब नीट के एग्ज़ाम से 2 मंथ पहले रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होती थी। और पूरा का पूरा नीट का पैटर्न एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी के जितने भी लेवल्स हैं, एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स, उसमें जितने भी लेवल्ड एज जो नेमिंग के फॉर्म इसमें पूछते हैं, जैसे कि एज फॉर एग्ज़ाम्पल जो कॉकरोच है उसमें जितने भी लेवल डायग्राम है तो उसको स्किप नहीं करना है। सारे लेवल डायग्राम को आपको एज ऑन द टिप्स करना है, उसे बार बार देखते रहना है, क्योंकि वो क्या करेंगे पेपर में, क्योंकि वहाँ पे जो लेवल्ड पार्ट है उसको मिस कर देंगे और पूछेंगे कि यहाँ पे बेसिकली क्या था। जैसे मैं मोस्टली मैं कंफ्यूज होती थी, वो स्कल का एक पिक्चर आ जाता था क्वेश्चन में, और एक इधर का और एक इधर का पार्ट ऐसे रहता है और उसमें से मार्क करके दिया हो रहा था कि ये पार्ट क्या है। तो कभी कभी एनसीईआरटी में इतने हर एक छोटे छोटे पॉइंट में ऐसा लेवल नेमिंग दिए हुए हैं तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती थी उसके ऑप्शन से। 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेती थी, लेकिन बचा जो 2 ऑप्शन है उसमें कंफ्यूज हो जाती थी। तो मेक श्योर कि आप उस एनसीईआरटी लेवल डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख लो, चाहे वो क्लास 11th की एनसीईआरटी हो, चाहे वो क्लास 12th की एनसीईआरटी हो। ठीक है, कमिंग टू दिस सेकेंड पार्ट, तो कुछ एनसीईआरटी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ आपको याद करने का ज़रूरत होता है। तो एज अ फ्लैश कार्ड के रूप में, एज अ माइंड मैप के रूप में आप उसे एक जगह नोट कर लो। एज़ फॉर एग्जांपल प्लांट मॉर्फो में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, और अगर एनिमल किंगडम की बात करें तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, और उस एग्जांपल के साथ साथ उसके कॉमन नेम्स भी होते हैं। कभी वो क्वेश्चंस में कॉमन नेम दे देगा, कभी वो क्वेश्चंस में उसके बगल वाला जो लिखा हुआ है एग्जाम्पल्स वो उसका नाम वो दे देगा। तो उसको भी ऐसे क्या करो, पूरे एग्जाम्पल्स को, चाहे वो प्लांट मॉर्फो का हो, एनिमल किंगडम का हो, प्लांट डाइवर्सिटी का हो, तो वो सारे को एक चार्ट के रूप में या फिर एक मोबाइल्स में या फिर आपके जो टैब अगर यूज़ करते हो तो टैब में भी क्या करो, उसको एज अ रिमेम्बरिंग के फॉर्म में उसे एक जगह नोट कर लो कि लास्ट में आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को एक जगह नोट करते हो तो उतने जो बीच बीच के पैराग्राफ्स होते हैं वो आपको दिमाग में याद नहीं आती है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स ऐसे याद जाते हैं कि यहाँ पे मैंने ये एक एग्जाम्पल्स लिखा था। तो ये सब जो भी रिमेम्बरिंग पॉइंट्स है उसे एक फ्लैश कार्ड के रूप में बना लो। जैसे बहुत सारे टेबल्स है, टेबल्स में कि अगर मैं बात करूं, क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड इन्हांसमेंट वाला चैप्टर है, उसमें बहुत ही डिजीज़ रिलेटेड जो है एज एग्जांपल के फॉर्म में व्हीट और राइस का जो भी है एग्जांपल्स के फॉर्म में दिए हुए उससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करो, एज अ फ्लैश कार्ड के रूप में या फिर कोई नोट्स के रूप में उसे अच्छे तरीके से बना लो, जिससे कि आपको रिमेम्बरिंग करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ये रिमेम्बरिंग पॉइंट्स के लिए मैंने बताया। ओके, सो जब लास्ट में आपका नीट का एग्ज़ाम आता है और आपको रिवीजन करना होता है तो सबसे मेन जो पार्ट लगता है रिवीजन करने का वो बायो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं। उसमें बॉटनी भी होती है और जूलॉजी भी होती है। उसमें आप क्या कर सकते हो, 2 काम कर सकते हो, या फिर आप क्या करो कि पहले पूरा 11th पढ़ डालो, फिर दूसरे बार आप टोटल 12th पढ़ डालो, या फिर दूसरा कैसे कर सकते हो, जैसे जैसे आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, मान लेते हैं कि 8 मॉड्यूल्स है, 1 मॉड्यूल्स में जितने भी
चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करो। पहला दिन एक मॉड्यूल कर लो, दूसरा दिन दूसरा मॉड्यूल कर लो, तीसरा दिन तीसरा मॉड्यूल कर लो। ऐसे यूनिट पार्ट में जब उसको आप डिवाइड करोगे तो वो बहुत ही आपको हेल्प करेगा रिवीजन करने में। जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक यूनिट को ले लेती हूँ, जैसे कि मैं सिर्फ ह्यूमन फिजियो पढ़ूँगी, तो उसमें जितने भी ह्यूमन फिजियो, एक दिन में मैं सिर्फ ह्यूमन फिजियो पढ़ूँगी, तो इसमें जितने भी एनसीईआरटी रिलेटेड पॉइंट्स है, जो भी डेटा बेस्ड है, जैसे रिस्पायरेशन वगैरह में जो भी टाइडल वॉल्यूम होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, वो सबको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। और तो वो सब एज अ यूनिट के फॉर्म में याद कर लेना। जैसे अगर मुझे सिर्फ क्या करना है, जेनेटिक्स पढ़ना है, तो मैं सिर्फ उस यूनिट को पढ़ूंगी, ठीक है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होगा, जेनेटिक होगा और फिर दूसरा एवोल्यूशन होगा, तो सिर्फ मैं उसको पढ़ूंगी। ठीक वाइज जब आप उसको याद कर लोगे तो उसको याद करने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा, आपको ज़्यादा लगेगा भी नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा चैप्टर्स हैं, और आपका जो है वो तुरंत चैप्टर जो होगा वो रिविज़न भी हो जाएगा और आपके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, बायो में मार्क्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए और आपको क्या करना है, तो मॉक टेस्ट लगाना है। और मॉक टेस्ट में आपको श्योर करना है कि आपके 90 क्वेश्चन में एटलीस्ट 85 क्वेश्चन सही हो, क्योंकि जब आप यहाँ से कितना कम से कम गलती करोगे वहाँ पे एक्यूरेसी आपकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपके यहाँ पे 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जाके आपके 90 क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है, क्योंकि 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन मीन्स कि आप एनसीईआरटी को पूरे तरीके से पढ़ ली हो। 5 क्वेश्चन आपके जो गलत हुए हैं वो मेक्स यू, या तो कभी कभी आप स्किप भी कर चुके होगा, या फिर कोई कंफर्म नहीं होगा, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो उसको बस एक बार देख लेना है, ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है। और अगर एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं तो उसको एनसीईआरटी से जाके बार बार देखो, और टेस्ट के रूप में जब भी टेस्ट लगाओगे तो उसे देखो और उससे अपने मार्क्स को क्या करो, इम्प्रूव करो। तो ये आपके बायो के मार्क्स को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रिक बताती हूँ कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते आप खुद एआर बेस्ड क्वेश्चन बनाओ, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे कि जस्ट उसके एक लाइन आपने पढ़ा, उसके जस्ट नीचे उसका रीज़न या फिर उसका असर्शन ऐसा हो सकता है, तो आप दैट्स वाई करके उसको क्वेश्चंस बना सकते हो। और करने से क्या होगा, आपको पता चलेगा, आप खुद ही क्वेश्चंस बना लोगे एनटीए, क्योंकि उसी तरीके से क्वेश्चंस को सेट करते हो, इतने भी हार्ड क्वेश्चन सेट नहीं करते हैं। स्टेटमेंट के लिए क्या करना, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल विदाउट लिखा है या फिर विद लिखा है या फिर एंड लिखा है तो उसी को मानना है, उसमें कोई भी दो राय नहीं करना है कि ये गलत है या फिर ये सही है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है लेंस जो दिया हुआ है वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली आपको यही करना है। ठीक है, तो एआर बेस्ड क्वेश्चन आपको खुद ही निकालना है। स्टेटमेंट वाइज के लिए आपको हमेशा लाइन टू लाइन पढ़ते रहना है, चाहे वो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स क्यों ना हो। एक बात है कि रिस्पायरेशन इन प्लांट्स को हम जो पहला और सेकंड जो पेज होता है वो नेगलेक्ट करते हैं, और कभी कभी क्वेश्चंस उसी से आता है, वो भी एआर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट में मेरा ये एज अ रिक्वेस्ट है कि उसका फर्स्ट और सेकंड पेज जो होता है उसको स्किप ना करें, उसको भी अच्छे तरीके से पढ़ें, बिकॉज उसमें भी बहुत सारे हिडन पॉइंट्स हैं जो बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चंस को बनाने में, हर क्वेश्चंस को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। लास्टली जितने भी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तीनों में आपको क्या करना है, बहुत ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये सब स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं कि इससे आप क्या कर सकते, थोड़ा आपको हेल्प मिल सकता है कि इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, लेकिन बाकी ये तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजीज में आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही है। बिना क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए कभी भी आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो सकते। सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हैं, चाहे वो पीवाई की हो, चाहे वो आपके मॉड्यूल को हो, चाहे वो एक अच्छे स्टैंडर्ड बुक्स हो, अगर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ही नहीं रही है तो ये सब सारे के सारा जो पार्ट है ये सब वेस्टफुल होगा। क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, आपकी वीकनेस क्या है, किस चैप्टर में आपका स्ट्रेंथ है, किस चैप्टर में आपका वीकनेस है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एज इम्पॉर्टेंस एज रीडिंग द एनसीईआरटी। ठीक है, लास्टली ये भी बोलूँगी कि अगर आपके बायो में बहुत ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके कारण आपके नंबर इंप्रूव नहीं हो रहे हैं तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेती थी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते थे और मैं ये जानती थी कि वो क्वेश्चंस नीट में नहीं आएंगे, पर फिर भी
टेस्ट होता है, मार्क्स सब कोई चाहता है कि मार्क्स को इम्प्रूव करें, लेकिन फिर भी धीरे धीरे मार्क्स आपको इम्प्रूव होते हुए नज़र आएगा, ट्रस्ट मी। सो बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। तो सारे चैप्टर्स जो है वो NCERT के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बायो के लिए, लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनका मैं नाम लेना चाहूँगी, वो सबसे पहला जेनेटिक्स, सेकेंड बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड सेल, फोर्थ बायोमोलिक्यूल्स, फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी, सिक्स प्लांट मॉर्फो एंड प्लांट एनाटॉमी, ठीक है, और सेवेंथ एनिमल किंगडम, एट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नाइन्थ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, और जो सबसे लास्ट है दैट मीन्स 10th, वो है रिप्रोडक्शन चैप्टर। वो क्या है, 10th में रिप्रोडक्शन चैप्टर है। तो ये एज द ऑन द टिप्स होना चाहिए। सब चैप्टर्स में अपनी कुछ ना कुछ खास मतलब कि पॉइंट्स होते हैं, उसको अच्छे तरीके से याद रखना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और NCERT को अच्छे तरीके से अपने रिमेम्बरिंग पॉइंट्स को माइंड में सेटल करने के लिए आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हो। नहीं, मैं इतना भी ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि नीट प्रिपरेशन जर्नी में सब लोग खुद चाहते हैं कि मैं अकेले खुद से पढूं, लेकिन कभी कभी जब क्लास में आपको समय मिले तो आप एज ए ग्रुप डिस्कस भी कर सकते हो। मतलब एक क्वेश्चन किसी दूसरे से पूछ लिया, तो उन्होंने भी आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, इससे आपको जो हिडन पॉइंट्स है, जो गलती है, वो आपको पता चले। तो एज अ डिस्कस करने से भी आपकी जो बायो में जो रिमेम्बरिंग पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा इम्प्रूव होंगे, उसकी स्किल्स जो होगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होंगे। तो ये सब जो स्ट्रैटेजीज़ है, इससे ज़रूर आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। 90 क्वेश्चंस होते हैं बायो में, आई नो, उसको करने में। और अगर टेस्ट की बात करती हूँ 90 क्वेश्चंस को करने में, क्योंकि अब असर्शन रीजन्स भी और स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको 30 मिनट्स तो नहीं करूँगी, वो बहुत ही कम समय, 40 मिनट्स लगने चाहिए। तो 90 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एटलीस्ट 40 मिनट्स आपको लगना चाहिए। 40 मिनट्स से अगर ज़रा भी ज़्यादा लग रहा है तो आप स्किप कर दो। आने वाली वीडियो में मैं बताऊँगी कि आप जब अगर कोई टेस्ट दे रहे हो, चाहे वो यूनिट हो, चाहे वो मॉक हो, चाहे वो मिनी हो, जो भी टेस्ट हो, उसमें आप कितने कितने मिनट्स आप सब में डिवाइड करो, आप सबको दो, जिससे कि आपके जो लास्ट में जो हो वो आपके पास एटलीस्ट आधा घंटा बचे, हाफ एन आवर आपके पास बचे, जिससे कि आप और सेकंड बार क्या कर सको, पेपर को देख सको। ऐसे करने में तो बहुत ही टाइम लगेगा, क्योंकि तुरंत ये होता नहीं, और मेरे से भी नहीं होता था कि आधा घंटा बच जाए। एटलीस्ट मेरे से तो कभी नहीं होता था कि आधा घंटा बच जाए। लेकिन फिर भी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे 2 मंथ्स 3 मंथ्स अभी से ही अगर प्रैक्टिस करोगे, तो आई कैन एश्योर दैट आप एक अच्छे मार्क्स को ला सकते हो नीट में, इनका फॉर द अपकमिंग नीट। चाहे 2024 वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, चाहे वो 2025 वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हो, तो टेस्ट आपको कैसे देना, उसकी स्ट्रैटेजीज पर आगे वाले वीडियो में दिखाऊंगी। कमिंग टू नेक्स्ट, इसी की मैं बात कर रही थी, इसे कम से कम मैंने बहुत बार इसे सॉल्व किया था। NCERT वर्ड टू वर्ड 6000 प्लस लेटेस्ट पैटर्न इसमें नीट क्वेश्चंस थे ये। और बाकी बायो के लिए तो बस इतना ही है। बाकी सारे चैप्टर्स के बारे में डिटेल तो नहीं बता सकती हूँ, उसे पढ़ा भी तो अभी नहीं सकती हूँ। सब चैप्टर्स का एज अ पार्ट बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो कोई इंस्टीट्यूट फॉलो किए होंगे, तो आपको तो वो नोट्स पढ़ाएंगे, तो नोट्स तो आपको रखना ही है। बाकी साथ ही साथ कुछ ऐसे पॉइंट्स आई थिंक इसमें आपको मिला होगा, जिससे कुछ आप अपने जो इस तरीके से अभी तक आप पढ़ते आ रहे होगे उसमें कुछ चेंज करो, तो हो सके आपका नीट जो है वो क्रैक हो सके। तो आई थिंक मैंने अपना सारा डिटेल्स आपको बता दिया कि मैंने बायो के लिए क्या क्या किया था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करें, बिकॉज़ इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। बिकॉज़ एक वीडियो को बनाने में बहुत ही पेशेंस, बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एंड बहुत ही सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। सो कीप सपोर्टिंग मी एंड लव यू गाइज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।